एवरीवन, आज हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में सार्वजनिक प्रशासन के सेकंड यूनिट के बारे में। फर्स्ट यूनिट मैंने पहले करवा दिया है, जिसने नहीं देखा है जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेकंड यूनिट का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण को परिभाषित कीजिए और भारत में स्थानीय स्वशासन के महत्व को विश्लेषित कीजिए। चलो जल्दी से इसका आंसर भी देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है वो देखते हैं। केंद्रीकरण सर्वोच्च और राज्य स्तर से स्थानीय स्तर पर आधारित स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। किसी केंद्रीय स्थान या प्राधिकरण से दूर कार्यों और शक्तियों को वितरित करने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकरण के रूप से जाना जाता है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब हम शक्तियों का बंटवारा करते हैं अलग अलग स्तर पर। देखते हैं आंसर को। इंट्रोडक्शन में ही देखते हैं विकेंद्रीकरण की अवधारणा। सत्ता, अधिकार और निर्णय लेने की प्रक्रिया को एक निश्चित पदानुक्रमित प्रणाली या संगठित स्तरों पर लोगों के एक समूह को हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर कर देना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई शक्तियां क्षेत्र और स्थानीय अधिकारों को ट्रांसफर कर देना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। थर्ड पॉइंट है, जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी जितनी अधिक होगी, सार्वजनिक संस्थाओं और प्रशासन कार्य उतने ही अच्छे और सक्षम होंगे। इंट्रोडक्शन में ही पढ़ते हैं थिंकर्स व्यू के बारे में, जिसमें से 3 थिंकर्स यहाँ पे मेंशन है, डेविड वॉड्रो, लुइस ए एलेन और एल.पी. स्ट्रॉक, जिन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं विकेंद्रीकरण के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम अपने आंसर के सेकंड पार्ट में बात करते हैं विकेंद्रीकरण के महत्व के बारे में। जब हम अपने देश में विकेंद्रीकरण की प्रणाली अपनाते हैं तो उससे हमारी सरकार को क्या क्या बेनिफिट होते हैं। शीघ्र निर्णय लेना। जब गवर्नमेंट के साथ राजनीतिक, सामाजिक, जातीय, जनजातीय समूह का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व होता है तो अधिकारियों पर भार कम हो सकता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा उस लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे तो जो अधिकारी है सरकारी, उनका भार कम होगा। प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ा सकता है तथा स्थानीय संस्थाओं की प्रेरणा भी बढ़ा सकता है। प्रशासनिक विकास। विकेंद्रीकरण प्रक्रिया प्रबंध के निर्णय और पहलुओं पर सवाल उठाता है। जब समाधान विकसित करने की जिम्मेदारी और चुनौतियां उन्हें दी जाती है, प्रश्न आधारित यह तरीका आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करता है। जब अलग अलग स्तरों पर लोग सोचने लगते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें एक अच्छा निर्णय लेने वाला बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संगठन का विकास होता है। थर्ड पॉइंट है, विकास को बढ़ावा देती है। विकेंद्रीकरण विभाग के प्रमुखों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देता है। यह स्वतंत्रता विभाग को बढ़ाने से अन्य विचारों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करती है। विकास की योजना के साथ नागरिकों की भागीदारी अधिक रचनात्मक, नवीन और लचीले प्रशासन के ओर ले जाता है। योजना की कम लागत को दर्शाता है, राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करता है, सार्वजनिक वस्तुओं की संख्या में वृद्धि करना आदि। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसके बाद इस आंसर का थर्ड पार्ट है विकेंद्रीकरण के कुछ नुकसान। जब हम अपनी गवर्नमेंट को अलग अलग स्तरों पे डिवाइड करते हैं तो उसके कुछ नुकसान होते हैं। पहला है समन्वय कठिनाई, मतलब कोऑर्डिनेशन में कठिनाई आती है। विभिन्न इकाइयों द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न नीतियाँ, प्रक्रिया समन्वय को कठिन बना देती है। तत्कालीन निर्णय संभव नहीं है। जब किसी कंपनी को अपनी नीति या अपने उत्पादों में कुछ चेंज करना पड़ता है, इमरजेंसी चेंज, तो वो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के कारण आसान नहीं है। योग प्रबंधों की कमी। यदि विभिन्न इकाइयों की योजना बनाने, संचालन करने के लिए सक्षम प्रबंधकीय कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो विकेंद्रीकरण को कठिन कार्य कहा जा सकता है। कुछ गतिविधियों का विकेंद्रीकरण संभव नहीं है। कुछ गतिविधियां जैसे श्रमिक संघों के साथ संबंधों को संभालना, कॉर्पोरेट कानून आदि को विकेंद्रीकरण नहीं किया जा सकता। लास्ट पॉइंट है संसाधनों की बर्बादी। विभागीय इकाइयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक विभाग के लिए अलग से लेखा कार्मिक जैसे आवश्यक सेवा कार्य उपलब्ध कराने होंगे। इसके अलावा प्रत्येक विभाग के लिए अलग से उत्पाद और विपणन सुविधाओं की व्यवस्था करानी होगी। इस प्रकार कार्य के दोहराव के कारण संसाधनों की बर्बादी हो जाती है। स्थानीय स्वशासन की अवधारणा। जब संविधान तैयार किया गया था, स्थानीय सरकार का विषय राज्य को सौंप दिया गया था। साथ ही इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधानों में भी शामिल किया गया था।
1987 के बाद स्थानीय सरकारी संस्थाओं के कामकाज की गहन समीक्षा शुरू की गई। 1989 में पी.के. थुंगन समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की। उसके बाद हम बात करते हैं अपने 5th पॉइंट की, जो है भारत में स्थानीय स्वशासन के कदम। स्थानीय स्वशासन की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं, ये कैसे कैसे आया। ग्राम स्वशासन के लिए महात्मा गांधी की बार बार वकालत यह स्वतंत्र भारत में भी दूरी का कारण बनी रही। पहले महात्मा गांधी ने इसके ऊपर बहुत आवाज उठाई। ये संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा। उसके बाद हमारे संविधान के निर्माताओं ने को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में रख दिया था। 1957 से 1986 तक 4 महत्वपूर्ण समितियों का गठन हुआ। इसके द्वारा हमारे स्थानीय स्वशासन को भूमिका प्रदान की गई। जल्दी से इन 4 महत्वपूर्ण समितियों के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे स्थानीय स्वशासन को शुरू किया गया। पहली कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। कमेटी को मूल रूप से भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास पहल की जांच करने और उसमें सुधार करने के लिए नियुक्त किया गया था। कमेटी ने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द पहली बार सामने आया था। विकेंद्रीकरण से संबंधित उनने कुछ पॉइंट्स रखे थे। इससे पहला पॉइंट है तृतीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना। 3 स्तरों पर सरकार चलेगी, जिसमें से पहला है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। जो ग्राम पंचायत है उसके डायरेक्ट चुनाव होंगे, जिला परिषद है उसके अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। कमेटी थी अशोक मेहता कमेटी। पंचायती राज संस्थाओं के अध्ययन के लिए जनता सरकार पार्टी द्वारा समिति का गठन किया गया था। इसमें PRI को कमजोर करने वालों के संयोजन की पहचान की, संगत नौकरशाही, राजनीतिक इच्छाशक्ति की अनुपस्थिति माने पर योजना और कार्यान्वयन में भागीदारी की कमी, आर्थिक और सामाजिक ग्रामीण अभिजात वर्ग द्वारा स्थानीय संस्थाओं का वर्चस्व। 32 अनुशंसाएं रखी थी, जिसमें से कुछ की आज हम बात करेंगे। पहला पॉइंट उन्होंने रखा था योजना समन्वय और संसाधनों का आवंटन की मूल इकाई जिला होनी चाहिए और त्रिस्तरीय प्रणाली को 2 स्तरीय प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट था पंचायत को संवैधानिक मान्यता देने की मांग की थी। राजनीतिक दलों को चुनाव में सभी स्तरों पर भाग लेना चाहिए। इन संस्थाओं को कराधान की अनिवार्य शक्ति दी जानी चाहिए। राज्य स्तर पर योजना बनाने के लिए जिला परिषद को जिम्मेदार बनाया जाए। पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति राज्य मंत्री परिषद द्वारा की जाएगी। पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। तीसरी कमेटी थी GVK राव कमेटी 1985। योजना आयोग द्वारा ये नियुक्त की गई थी। इस कमेटी ने निष्कर्ष निकाला था कि विकास की प्रक्रियाओं को धीरे धीरे स्थानीय सरकारी संस्थाओं से दूर किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जोड़े बिना घास की प्रणाली बन गई, जिसमें प्रमुख अनुशंसाएं रखी गई थी, जिसमें से पहली है जिला परिषद को प्रमुखता दी जानी चाहिए और उसे स्तर के सभी विकास कार्यक्रमों को सौंप देना चाहिए। जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए जिला विकास आयुक्त का पद सृजित किया जाना चाहिए और नियमित चुनाव होंगे। कमेटी थी MN सिंघवी कमेटी 1986। राजीव गांधी सरकार द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर गठित इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक मान्यता, गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना होगी। पॉइंट है भारत में ग्रामीण स्वशासन के प्रकार। भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के प्रकार। ग्रामीण क्षेत्रों के मामलों की देखभाल के लिए भारत में 3 प्रकार के ग्रामीण स्थानीय स्वशासी संस्थाएं बनाई गई है। ये संस्थाएं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत गांवों और छोटे शहरों के स्तर पर एक स्थानीय सरकार है। ग्राम पंचायत भारत में पंचायती व्यवस्था की नींव है। इसे 2 या 2 से अधिक गांवों के समूह में भी बनाया जा सकता है।
सरपंच या प्रधान ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य सरपंच की निगरानी में गांव की बुनियादी सुविधाओं की देखरेख करना है। ग्राम पंचायत अपनी कार्य गांव के विभिन्न खुले स्थानों और विभिन्न अन्य संपत्तियों पर लगाए गए करों से अर्जित करती है। इसके बाद है पंचायत समिति। पंचायत समिति ने पूर्व आंचलिक परिषद का स्थान लिया है और नई व्यवस्था के तहत यह दूसरी श्रेणी है। प्रत्येक जिले को कई ब्लॉकों में विभाजित किया गया है, जिसमें कई पड़ोसी गांव शामिल है। प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक पंचायत समिति होती है, जिसमें खंड विकास अधिकारी पदेन कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है। लास्ट है जिला परिषद। जिला परिषद एक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन की देखरेख करती है। जिला परिषद का कार्यालय जिला मुख्यालय से स्थित है। जिला परिषद के प्रधान सचिव जिला स्तर पर मौजूद सामान्य प्रशासन विभाग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। इस शाखी निकाय का मुख्य कार्य ग्रामीण लोगों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना और गांवों में विकास कार्यक्रमों की शुरुआत करना है। 7 पॉइंट है शहरी स्थानीय स्वशासन। भारत में निम्नलिखित 3 प्रकार की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित शहरी स्थानीय शासन निकाय को नगरपालिका कहा जाता है। यह शहरी बस्ती की आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों को नगर निगम कहा जाता है। 1000 से अधिक 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों को नगर पालिका परिषद, नगर पालिका या नगर पालिका परिषद भी कहा जाता है। 4 से अधिक वाले और 25,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र, जिसे राज्य के आधार पर नगर परिषद या नगर पंचायत या अनुसूचित क्षेत्र परिषद या अनुसूचित क्षेत्र समिति भी कहा जाता है। यहाँ हमारा आंसर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को।